नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। राजनीति को समर्पित हमारा ये विशेष प्रोग्राम हम आपके समक्ष लेकर आते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं वो राजनीति में लगभग 6 दशक का यानी तकरीबन 60 वर्ष का अनुभव रखते हैं, मंत्री रहे हैं, राजनीति में चाणक्य कहलाते हैं। राजनीतिक समझबूझ और राजनीतिक शतरंज पर जिस तरह का चौसर का जमावड़ा उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है, बिछाया है, कई दफा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऐसे चंद्रराज सिंह भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम जागरूकता का प्रोग्राम है जिसमें हम राजनीति के प्रति आप सबको जागरूक करने का काम करते हैं। केवल वोट देने मात्र से राजनीति का काम पूरा नहीं हो जाता है। ये जो हमारा प्रजातंत्र है, हमारा गणसंघ है, इसमें आपको सतत निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी इस लोकतंत्र को बचाए रखने का जो यज्ञ है उसमें आपकी आहुति पूर्ण मानी जाएगी। इसलिए हमेशा अपने इर्द गिर्द, अपने प्रदेश में और पूरे देश में किस तरह की राजनीति चल रही है इसके ऊपर विशेष निगरानी रखिए। साथ ही हमारे रीजन पर भी निगरानी रखिए, किस तरह की जियोपॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह से आपस में नेता लोग बातें करते हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, क्या इशारेबाजी है और चुनाव में किस तरह का गठजोड़ होता है। ये सब तमाम बातें राजनीति के उन पर्दों को बेनकाब कर देने के लिए काफी होती हैं जो कि हमें और आपको एक तरह से दिग्भ्रमित करने का काम करती हैं और कई तोता चश्म किस्म के लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसे लोग आगे ना आ सकें और वो हमें हमारे इस लोकतंत्र के जिस मॉडल के ऊपर हमारा डेमोक्रेटिक और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कोई डेंट ना कर सकें, किसी तरह से अपनी साजिशी जो हरकत है उसको कामयाब न हो, इसके लिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है और आपकी जागरूकता भी जरूरी है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं और हमारे जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं चंद्रराज सिंह भी, उनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर चल रही है पूरे देश में बल्कि पूरे दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि भारत के अगले राष्ट्रपति के बारे में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के नतीजे क्या होंगे। वैसे नतीजे जो हैं वो लगभग स्पष्ट हैं। जिस दिन से एनडीए की यानी भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नामांकन भरा गया था उसी दिन से लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन भारत में तो ये चर्चा का विषय है ही, लेकिन पूरी दुनिया में ये चर्चा विशेष तौर पर इसलिए है कि एक ट्राइबल समुदाय की महिला भारत जैसे बड़े देश की, भारत गणराज्य की राष्ट्रपति बन सकती हैं। ये इस तरह की चर्चा है जिसने पूरी दुनिया को आज दिल्ली की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है सुभाष जी कि आज से 15 दिन पहले आपके टीवी चैनल पर मैंने ही कहा था कि यशवंत सिन्हा को खड़ा करना एक कोई बुद्धिमानी का निर्णय नहीं था, जब सबको मालूम था कि द्रौपदी मुर्मू जी बहुत बड़े मतों से जीतेगी। तो भारत के अंदर जब सारी पार्टियां ममता बनर्जी सहित उधर चली गई और कोई ताकतवर ग्रुप सिवाय कांग्रेस के बचा ही नहीं जो यशवंत सिन्हा साहब की मदद करता, तो ऐसे में समस्त विपक्ष को मिलकर इस राष्ट्र पर एक उदाहरणात्मक परीक्षण करते हुए कहना था कि चूंकि जीतना संभव नहीं है और द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला है, एक बहुत बड़ा परीक्षण है छोटे तबके को आगे लाने की। जो 72 साल से कांग्रेस की नौटंकी थी उसका मुंह तोड़ जवाब है, तो उन्हें खड़ा नहीं करना चाहिए था, निर्विरोध चुनाव करना चाहिए था। मैंने आपके चैनल में कम से कम 3 बार ये बात कही और रिपीट करी। मैंने तो यहां तक कहा था यशवंत सिन्हा जी अब 4 दिन बचे हैं, अब भी मौका है, आप मैदान से हट जाओ। अब मुर्मू जी का चुनाव हो गया, 7 लाख वोट से कम द्रौपदी जी के आएंगे नहीं। अभी तो पार्लियामेंट के वोटों की गिनती हुई है, बाकी रिजल्ट आना है। 3,78,000 और 1,45,000 में कितना अंतर है, इससे ज्यादा विधायकों में अंतर होगा। लेकिन मैं इस बात को कहता हूं, मोदी जी आपके दिमाग की दाद देता हूं, आपने ऐसा उम्मीदवार चुन करके दिया है
तो राष्ट्र की राजनीति के अंदर दलित वर्ग के लिए स्वाभिमान, आदिवासी वर्ग के लिए गर्व की बात होगी और एक ऐसा महान व्यक्तित्व उभर कर आएगा जो दलितों के लिए सब प्रकार से संरक्षक की भूमिका अदा करेगा। आपके इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मोदी जी, वैसे तो आपके निर्णय काफी हद तक हमेशा ही अच्छे रहते हैं, पर ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन टेकन बाय यू एंड योर पार्टी। इसके लिए आप और भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है। चुनाव तो हो ही गया है, मुर्मू जी का बनना तय है, राष्ट्रीय भवन तैयारी में लगा है, गांव से लेकर शहर तक स्वागत होगा। कई एक आदमी ने भी इस पूरे चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी का आलोचना नहीं की। झारखंड मुक्ति मोर्चा, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, शिवसेना, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से सारे लोगों ने सराहा, क्योंकि जब कोई अच्छा काम होता है तो उसकी प्रशंसा होती है, जब कोई अच्छा निर्णय होता है तो उसकी प्रशंसा होती है। एक मात्र राजस्थान ऐसी स्टेट है जहां द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं मिले, बाकी हर जगह कांग्रेसियों ने और अन्य पार्टियों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का समर्थन किया। इसीलिए इतने बड़े मतों से द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत रही है। राइट। तो आज यशवंत सिन्हा के लिए सोशल मीडिया पर एक बहुत जोरदार चर्चा चल रही है और यह कहा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा प्रेसिडेंट तो बनेंगे, लेकिन वो प्रेसिडेंट बनेंगे जिस हाउसिंग सोसाइटी में वो रहते हैं, उस हाउसिंग सोसाइटी के। मैं यशवंत सिन्हा भी भारत के वरिष्ठ नेताओं में एक रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। मैं उनके बारे में ऐसी बात नहीं करता, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनको चुनाव में उतरने के पहले अपनी हैसियत, शक्ति, समृद्धि, समर्थन का हिसाब लगाना चाहिए था। वो वे नहीं लगा चुके हैं। अब वो कहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर इतना व्यंग्यात्मक बात जिसने भी कही है उसने व्यंग्य के रूप में ये बात कही है। मैं इस स्टेटमेंट को गंभीरता से नहीं लेता। नहीं, वो लोग, इनका कहना यह है कि वो पहले से भी 2 टर्म प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। इसलिए चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो आप इग्नोर तो कैसे कर सकते हैं, उनकी व्यंग है बेसिकली। सही है, नहीं उन्होंने सही कहा। अगर 2 बार वो हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं तो तीसरी बार भी रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे याद है देश का एक प्रधानमंत्री इलाहाबाद नगर पालिका का अध्यक्ष था और वो बना रहा प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, और वो देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री था। मैं ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन जिसने भी कहा है उसने सही कहा है। अब यशवंत सिन्हा साहब को सलाह देने के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए, पर सलाह भी किसको देंगे? जब कोई सलाह लेगा तब तो देंगे। सीख भाई को दीजिए, मैं जाको सीख सुहाए, और सीख वानर को दीजिए तो घर बया का जाए। आपको किसने कहा कि आप चुनाव लड़ो? जिन ममता जी ने आपके नाम को प्रस्तावित करने में अहम भूमिका रखी, वो स्वयं भी चली गई। जब आपको मालूम पड़ गया ये हार तय है तो फिर आपको नहीं लड़ना चाहिए था। ऐसी स्थिति हुई थी जब लंका में सारे योद्धा मारे गए और अंत में केवल रावण बचे, तब भी लोगों ने कहा था महाराज अब भी राम की शरण में जाओ, सीता को लौटा दो, पर उन्होंने नहीं माना। अंत से पूरे वंश का विनाश हो गया। तो ऐसे कई गलत निर्णय अच्छे अच्छे नेता ले लेते हैं और लेने के बाद पश्चाताप के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो जब बात राष्ट्रीय राजनीति की चल रही है तो आज एक और मुद्दा गर्म है और इस पर भी जबरदस्त चर्चाएं बहस मुबाही से चल रहे हैं, पूरे देश में हलचल है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया और लगभग 4 घंटे के आसपास पूछताछ चली। इस मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किए, बड़े नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं इस प्रदर्शन और कांग्रेस के प्रदर्शन की तैयारी और कांग्रेस द्वारा वहां जाकर के मौजूद रहना, इसके 2 पार्ट है। अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता केवल इसलिए गए थे कि वो कांग्रेस हाईकमान के प्रति अपनी निष्ठा और अपनी व्यथा को प्रकट कर सके तो कोई बुरी बात नहीं है, होना अच्छा है। आखिर कांग्रेस छोटी पार्टी तो है नहीं, सारे देश में फैले करोड़ों कार्यकर्ता है। 10-20-50 हजार लोग पहुंच भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पहुंचे तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। एक पहलू तो इसका यह था कि निष्ठा के प्रदर्शन के लिए
सोनिया गांधी के खुद के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनको यह कहने के लिए कि आपको आदमी कांग्रेस का कार्यकर्ता हाईकमान मानता है, प्रियंका और राहुल गांधी और आपका सम्मान करता है, इसके लिए वो गए हैं, तो ठीक है, ये उनका रूटीन है, ये उनका काम है। मैंने बहुत पहले कहा था जब राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न हुए थे, जब कई बड़े सम्मान के साथ राहुल गांधी से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, तो मैं यही बात सोनिया जी के लिए रिपीट करूंगा। सोनिया जी गई, 4 घंटे रही, प्रश्न बातें हुए, प्रश्नों का उत्तर दिया गया। अब सही बात और जांच का तो बाद में पता लगेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अगर ये भीड़ इसलिए हुई कि ईडी घबरा जाए, ईडी फैसले में इस भीड़ का रिकॉग्निशन कर ले, इस भीड़ को मत दे, इस भीड़ की प्रेजेंस से फैसले में परिवर्तन कर दे, थोड़ा बहुत भी ऊप चूक कर दे, ऐसी कमजोर ईडी देश की नहीं है और इसका कोई लाभ सोनिया जी को कानून के दायरे में या इंक्वायरी के दायरे में या इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं मिलेगा। ये संतोष वो कर सकती है क्योंकि मेरे पीछे अब भी लाखों लोग हैं। आप ये बताएं, इस फैसले में, ईडी के मामले में सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका जी सबका इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह बने, प्रश्न पूछे गए, सैकड़ों सवाल पूछे गए, तो इसके अंदर नाराजगी की बात ही नहीं है। और अगर भीड़ के कारण न्यायालय प्रभावित होता है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी प्रभावित होती है, तो यह उस अथॉरिटी के लिए डूब मरने की बात है। अथॉरिटी ईडी को शान के साथ, अपने औकात के साथ, अपनी हिम्मत के साथ अपने कदम पर चलते रहना चाहिए और इंक्वायरी करनी चाहिए, इसका भी कोई संदेह नहीं है। राइट। तो अब सोनिया गांधी को 25 जुलाई को वापस से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलवाया है, समन दे दिए हैं। यहां पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक बात की चर्चा जरूर है कि भारत में कानून सर्वोपरि है। कुछ सेलेक्टिव मामलों को यदि हम छोड़ दें तो यह बात जगजाहिर होती है कि भारत में कानून सबके लिए लगभग समान है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं है। यदि आपके खिलाफ कोई मामला बनता है तो आपको समन के ऊपर पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। यह बात भी तय है, क्योंकि आज की तारीख में देश में विपक्ष के तौर पर यदि हम देखें तो सोनिया गांधी की पर्सनैलिटी का कोई नेता नहीं है। सर्वाधिक वरिष्ठ और पावरफुल लीडर है सोनिया गांधी। इसके बावजूद यदि ईडी के समन के ऊपर उनको जाना पड़ा है तो यह भारत के लिए, भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और भारत की न्याय व्यवस्था के प्रति जिस तरह कई बार ऐसे मौके आते हैं जब अविश्वास सा होता है, लेकिन इन मामलों में विश्वास होता जाता है। हो सकता था कि इसी मामले में, ईडी मामले में ही बहुत सारे मामलों की तरह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन कर देता और इस पूछताछ के ऊपर रोक लगा देता, कुछ दिन के लिए स्टे दे देता, तो ऐसा लगता कि वीवीआईपी के लिए अलग ट्रीटमेंट है और आम आदमी के लिए अलग है। लेकिन ईडी के इस मामले में यह बात जरूर। जी सुभाष जी, आप भूल गए जस्टिस जगमोहन लाल ने इंदिरा गांधी और राहुल गांधी और संजय गांधी के खिलाफ कब फैसला दिया था? तब भी न्यायालय सुप्रीम था, तब तो इंदिरा जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, उनको भी न्यायालय ने नहीं बख्शा, उनको भी कानून ने नहीं छोड़ा। उसके बाद शाह कमीशन बैठा, वो एक अलग बात है। सवाल ये है कि हमको तो गर्व है इस बात का कि भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सच्चाई पर चलती है। हालांकि कांग्रेस के एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, नाम लेता ही नहीं हूं कभी, मगर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा था कि न्यायालय चेहरा देख करके फैसला करता है। इससे बड़ा घोर न्यायालय का अपमान हो नहीं सकता था, मगर हुआ। कहने वाला कह गया, उसकी भावना कुछ और होगी, उसकी भावना क्यों हुई मैं नहीं जानता। मैं तो ये कहूंगा कि न्यायालय केवल कानून से चलता है, कानून की परिधि में चलता है, कानून के सर्कमफ्रेंस से ये चारों ओर घूमता है, कानून की रक्षा करता है। हमारे न्यायालय भगवान से कम नहीं है, हालांकि भगवान तो जनता है और नेक्स्ट तो भगवान न्यायालय है, इसलिए न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। ईडी भी एक तरह का न्यायालय, ईडी भी एक तरह का कानून बनाने वाली, कानून चलाने वाली, कानून से फैसला करने वाली संस्था है। इसके सम्मान में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी, वो एक्चुअली जो बात का इशारा आप कर रहे हैं उसमें ये बात आपकी सही है कि ये बात आई थी, और ये बात कॉन्टेक्स्ट का इसका हम हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से महंगी फीस वाले वकीलों को करना पड़ जाता है, इसलिए सस्ता न्याय सुलभ कराने की बात इस वक्त देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसको लेकर जो सेमिनार हुआ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, बाकी सारे गणमान्य लोग भी थे,
विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग दोनों ही थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे। किरण रिजिजू ने भी यही बात उठाई कि भारत में न्याय व्यवस्था जो है वो महंगी होती जा रही है, लाखों रुपए की फीस है। और यही बात जिनका आप इशारा कर रहे हैं उन्होंने भी इस बात का इशारा किया, और कुछ मामलों में उनका यह कहना भी था कि मुंह देख के तिलक निकाले जाते हैं। मुंह देख के तिलक निकालने का मामला वकील का मामला है, वो कि वकील जहां खड़ा कर दो, आप कोई महंगा वकील ले जाकर खड़ा करते हैं तो वहां यह माना जाता है कि यहां कुछ हुआ है। ऐसा लगता है भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारतीय न्यायपालिका। विचार प्रवाह पर उनकी प्रतिक्रिया को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन यह कहना कि न्यायाधीश चेहरे से प्रभावित होता है, यह गलत था। हाँ, थोड़ा कहने में गलती होगी, भावना गलत नहीं होगी, ये भी मानता हूं। क्योंकि आजकल वकीलों की जो फीस है, वकीलों की जो तनख्वाहें हैं, वकीलों की जो आमदनी है, उसकी सीमा नहीं रही है। इसकी भी एक सीमा तय कर देनी चाहिए। अब एक दिन की पेशी का 20 लाख 50 लाख की एक दिन की पेशी का 1 करोड़, और उसमें अगर जज नहीं आता है तो भी फीस देनी पड़ती है, और फीस पहले देनी पड़ती है, वकील बाद में जाते हैं। इस पर कोई नियंत्रण सुप्रीम कोर्ट स्वयं ले आए, अथवा भारतीय संविधान ले आए, अथवा लोकसभा ले आए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वकीलों के इस लालचनुमा जिंदगी ने कई लोगों को न्याय से वंचित किया है। इस बात का मैं भी एक मामले के अंदर खुद प्रत्यक्षदर्शी दुखदायी परिणाम भुगतने वाला रहा हूं। मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई थी, मुझे एक दिन में कितना खर्चा करना पड़ा था मैं जानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि यह बात जो कही गई है कि न्यायालय को सुलभ, अवेलेबल टू ऑल, और न्यायाधीशों को न्यायाधिकरण की रक्षा करते हुए अपनी आत्मा की आवाज को भी सुनना चाहिए, तो मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। पर यह कह देना कि जजेस चेहरा देख के निर्णय करते हैं, ये उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम भी ये आज बातचीत चली रही है तो इस बहाने बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनल जो सेटअप है वकीलों का, जैसे डॉक्टर्स का एक सेटअप है, डॉक्टर्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल, एडवोकेट्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म को लेकर एक एक्ट पारित किया जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स के लिए एक अधिकतम फीस तय कर रखी है। अधिकतम फीस तय है, बिल्कुल सही। उस फीस से ज्यादा वो ले नहीं सकते, रसीद देनी पड़ेगी उनको आपको। ठीक वैसा ही कोई एक्ट ये वकीलों का लाना चाहिए। साथ ही एक और व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, भारत सरकार को करना पड़ेगा। एक विंग जो है सरकार को, लोकसभा को करना पड़ेगा, वो नहीं, एक तो बिल की बहुत बढ़िया, यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप कह रहे हो। हाँ, आपकी बात और हमारी बात में तो कई बार फर्क होता ही नहीं है, और सच्चाई बोलना हमारी आदत है, इसलिए आलोचना का शिकार भी हमको बनना पड़ता है। ठीक है, सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई तो आलोचनाओं से बहुत ऊपर होती है सुभाष जी। तो एक तो ये काम होना चाहिए, एक तो ये काम हो कि प्रोफेशनलिज्म को लेकर एक्ट पास किया जाए। दूसरी बात ये कि भारत सरकार को इमीडिएटली ये जो लीगल एड के नाम पर जो ये चल रहा है, जो ये हमारे यहाँ जो एक दिखावा भी चलता है, कई बार सेमिनार्स भी होते हैं, लीगल एड के नाम पर बहुत सारा पैसा भी आता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। लीगल एड के नाम पर कई लोगों को न्याय भी मिलता है, सुलभ न्याय होता है, लेकिन उसमें शर्तें इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी उसमें जा नहीं सकता है। एक तो आपके पास बिल्कुल इनकम नहीं होनी चाहिए साहब, तो कई लोगों के पास तो कुछ इनकम होती है लेकिन वो गरीब तो हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाया जाना चाहिए, और लीगल एड की बजाय एक महकमा इस तरह का बनाया जाए जो कि न्याय के लिए जाने वाले हर व्यक्ति को वकील मुहैया कराए जाए। और जो कई वकील ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती है, उनको एनरोल किया जाए। कई वकीलों के पास भी रोजगार बिल्कुल सच है, ऐसा होना ही चाहिए, और जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। लोकसभा को पूरे अधिकार है, ऐसा डिपार्टमेंट, लीगल एड डिपार्टमेंट को सक्रिय किया जाना चाहिए। जो गरीब लोग नहीं जा सकते न्यायालय में, उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। न्याय सर्वत्र होना चाहिए, न्याय सर्वविदित होना चाहिए, और न्याय सर्व प्राप्य होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, आपको तो बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, कोई भी व्यवस्था, आप अभी जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है, लोकतंत्र हमारे यहाँ पर है, इस तरह की कई बार एक्सपेरिमेंटल व्यवस्थाएं हुई हैं। राजाओं के राज में भी अलग अलग वर्गों से लोगों को लाकर एक सीनेट बनाकर एक दरबार सजाया जाता था। कई तरह के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, कई तरह की नीतियां हमारे पास मौजूद हैं, चाणक्य नीति से लगाकर विदुर नीति, कई नीतियां हैं। कोई भी सिस्टम प्रजा के लिए तब तक होस्टाइल नहीं होता है जब तक कि प्रजा को यह ना लग जाए फाइनली कि यह सिस्टम अब किसी काम का नहीं है। ऐसा संदेश ना दें। सत्ता स्वीकार करती है, जनता जब अप्रिशिएट करती है तभी न्याय अप्रिशिएट होता है। न्याय कैसा भी हो जाओ, अगर जनता की नजर के अंदर न्याय के कारण प्रसन्नता या अप्रिशिएशन नहीं होता है,
तो न्याय में कहीं कहीं खोट होती है, क्योंकि जनता से बना न्यायालय कुछ है नहीं। मैं कहता हूं न्यायालय को, मैंने कहा न्यायाधिपति हमारे यहां धरती पर भगवान से कम नहीं है, लेकिन जनता भगवान है, जनता के नीचे है वो। न्यायाधीशों को भी जनता की भावनाओं को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, और यही जनता के लिए और न्यायाधीश दोनों के बीच में संतुलन और समन्वय का सिद्धांत कायम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कोई भी सिस्टम हो थकाऊ और बीमार कर देने वाला नहीं होना चाहिए। आज यदि आप सर्वे कराएंगे तो भारत की जनता में मैक्सिमम परसेंटेज आपको असंतुष्ट ग्रुप का मिलेगा, जो इस सिस्टम से संतुष्ट नहीं है। वो ये मान बड़े दुख की बात है, ये दुख की बात है, ये सत्य है। बिल्कुल। आपसे एक बात बताऊं, न्यायालय पर जब जनता जाए, पहले तो यह कि न्यायालय खुद जनता में अपने विश्वास को बनाए रखे, यह कर्तव्य न्यायालयों का है, और बना करके बनाए हुए उस सिद्धांत को और स्वीकृति को जनता अप्रिशिएट करे, यह सिद्धांत जनता का है। दोनों में समन्वय होना चाहिए। न्यायालय अपना कर्म करे, वकील अपना कर्म करे, फैसला दे, और जनता उस फैसले की करोड़ों की संख्या में विवेचना करती है। दो चार लोगों की आलोचना विवेचना को मैं महत्व नहीं देता, पर आम जनता जब स्वीकार करके प्रतिक्रिया करती है तो उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बात यह असल में कि सरकारों को यह सोचना जरूरी है, क्योंकि आप वोट के चक्कर में वकीलों के ऊपर आया था, प्रोफेशनल एक्ट लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। वकीलों की ताकत है, वकीलों के आगे सरकार डर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 5 साल के लिए जनता ने चुना है, 50 साल के लिए नहीं चुना है। 5 साल में आपको जो जो काम करने हैं तुरंत करिए, कुर्सी का मोह मत रखिए। कुर्सी का मोह रखेंगे, अगले 5 साल की गारंटी लेना चाहते हैं, इस चक्कर में मरते हैं। इस चक्कर में यह सिस्टम बासी हो गया है और जनता उद्वेलित है, मन ही मन उद्वेलन बाहर नहीं आ रहा है, प्रजा विप्लव पर नहीं आ रही है। यह आप एक समझ लीजिए भगवान की कृपा है, कोई संयोग की बात है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। श्रीलंका में हुआ ना, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में तैरने चले गए लोग। तो ये बात है। एक बात बता दूं, ये जनता का फैसला तो विदेशों में भी देखिए। अमेरिका में सेकंड टू प्रेसिडेंट इंडियन लेडी बन गई। इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में एक इंडियन भारतीय सुनक का नाम आ रहा है। वहां की जनता अपना फैसला कर रही है, यहां की जनता को भी अपना फैसला करना चाहिए। जनता का फैसला 5 साल में चुनाव में एक बार होता है, पर वो सरकार बनाने और लोकसभा में बहुमत तक सीमित होता है। पर जनता की जबान, जनता की आंख, जनता का दिमाग और जनता के शब्द, ये 5 साल तक सतत चलते रहते हैं। 5 साल तक जनता परीक्षण के तौर पर, इम्तिहान के तौर पर हर निर्णय और फैसले पर अपना निर्णय देती है। प्रत्यक्ष में देती है, कह कर देती है, लिख कर देती है और सुना कर देती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो साइलेंट है बेसिकली। जनता कभी, भारत की जनता उस तरह की नहीं है कि वो सड़कों पर आके कुछ उपद्रव करे। लेकिन आपने देखा होगा इंदिरा जी जैसी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया को नहीं माना जनता ने। उन्होंने कहा नो, हम नहीं मानते आपकी इस बात को, और अपदस्थ हो गई सरकार। ये सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि ये गारंटी नहीं है आपके आजीवन कुर्सी के ऊपर बैठने की। आपको 5 साल के लिए भेजा है, 5 साल में आप काम करिए। आजीवन कोई नहीं बैठता है, हाँ, परफॉर्मेंस आजीवन कोई नहीं बैठता, मगर आजीवन बने रहने का प्रयास करने के लिए उन्हें अच्छे कार्य, अच्छे निर्णय, अच्छे फैसले करने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं और आपकी कर्म भूमि राजस्थान की तरफ आते हैं। इस वक्त भारत की संसद को कुछ ही दिनों के बाद, थोड़े ही दिन की बात है, भारत की संसद को 2 राजस्थानी लोग चलाएंगे। एक तो चला ही रहे हैं लोकसभा को, ओम बिरला, और उपराष्ट्रपति के तौर पर राजस्थान मूल के और राजस्थान के प्रसिद्ध वकील रहे हुए पश्चिमी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी नीति, एनडीए के पास इतना बहुमत है कि वो भी जीत सकते हैं। इसमें भी अभी कोई संशय की बात लग नहीं रही है अभी तक। तो आपको क्या लगता है, जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी को आप किस तरह से लेते हैं? बहुत अच्छे वकील, बहुत सभ्य, सुसज्जित, मृदुवाणी के आदमी, सफल वकील, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे लोकतंत्र के अंदर एक बार देवीलाल जी वीपी सिंह की गवर्नमेंट में उप मंत्री बने। हमारा उनसे बहुत ज्यादा संबंध इसलिए रहा कि वो जाट राजनीति करते थे। देवीलाल जी के नेतृत्व में वो जाट राजनीति में उतरे थे। मैं नाथुराम मिर्जा जी के नेतृत्व में राजनीति में करता था। मुझे कई अच्छे दिन याद है
एक बार नाथुराम मिर्जा की रैली दिख रही थी जिसमें 1 लाख से ज्यादा आदमी थे। उस भीड़ भरी के अंदर धनखड़ साहब भी साथ थे। हमने नाथुराम जी ने धनखड़ साहब को रिक्वेस्ट की और उस रथ में हम 3 लोग सवार थे। नाथुराम मिर्जा भी थे, मैं भी था और धनखड़ जी भी थे। मुझे वो दिन याद है। उनके चेहरे पर नाथुराम जी के प्रति जबरदस्त सम्मान की भावना थी और नाथुराम जी भी उनको बहुत अच्छा व्यक्ति, अच्छा वकील, अच्छा आदमी मानते थे, अच्छा इंसान मानते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगदीश धनखड़ का चुनाव एक शानदार चुनाव है। जाट समाज, जाट जाति जो वर्षों तक कांग्रेस के आधारशिला रही, उसने भी वो महत्व नहीं दिया जो महत्व आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और मैं इस बात से अत्यंत प्रसन्न हूं कि जगदीश धनखड़ जैसे आदमी को उपराष्ट्रपति का पद सौंपा गया है। वो बंगाल में भी गवर्नर के रूप में प्रभावी थे, यहां भी उपराष्ट्रपति के रूप में प्रभावी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका राजस्थान के प्रति प्रेम और प्यार आज भी बना हुआ है। कभी बात होती है तो बड़े प्यार के साथ राजस्थान का नाम लेते हैं। राजस्थान की धरती के प्रति उनका जो अटैचमेंट है बहुत गहरा है। केवल जाट जाति के लिए ही नहीं है, संपूर्ण किसान वर्ग के लिए है। जब जाटों के आरक्षण का आंदोलन चला था तो जो मुख्य लोगों में थे, धनखड़ साहब भी एक थे, गुमानमल लोढ़ा भी थे और राजाराम मील और चंद्रराज सिंह भी थे। हम लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था, बड़ी ताकत से चलाया था और जाट समाज के प्रति न्याय मिले, इसकी लड़ाई में धनखड़ साहब ने भी योगदान दिया था। धनखड़ साहब का इस पद पर आना संपूर्ण किसान वर्ग के लिए गर्व की बात, संपूर्ण राजस्थान के लिए गर्व की बात, संपूर्ण जाट जाति के लिए गर्व की बात और पूरे राजस्थान के संपूर्ण वकील समाज के लिए भी गर्व की बात है। एक सबल वकील से उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बार बार धनखड़ साहब को बधाई देता हूं और कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता हूं कि आप जिस पद पर पहुंचे हो उसमें हमें आश्चर्य नहीं है। आप योग्यता के धनी थे, योग्यता के लायक थे और इस पर पहुंचने का आपका हक था और आप पहुंच गए। राइट। तो जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी से आगामी जो राजनीति है राजस्थान की, उसके ऊपर क्या असर पड़ता हुआ दिखता है आपको? नहीं, जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजनीति में कोई हस्तक्षेप करे इसकी संभावना नहीं है। लेकिन चूंकि वो एक जाट है और अपनी जाति के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं तो जो रिएक्शन होगा उनकी तरफ से तो नहीं होगा, पर जाट जाति की तरफ से होगा। जाट अनुग्रहित रहेंगे मोदी जी के, जाट एहसानमंद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, जाट प्रसन्न होंगे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उसका जो लाभ मिलना वो तो मिलेगा। लेकिन आप समझे या मैं समझूं, जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर रहकर जाटों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। जो प्रभाव होगा वो स्वतः होगा, वो ऑटोमेटिक होगा, वो बिना कहे होगा और मान्य होगा और मान्यवर होगा। राइट। अब चलते चलते एक सवाल आपसे कर रहे हैं। पीछे दिनों एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ पटना में, जिसमें कि कुछ आतंकी समूह की बातें सामने आई और उसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने की जो एक बहुत ही बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? किस तरह की बात ये है? देखिए, 2047 नहीं, 3047 तक भी भारत का वर्तमान ढांचा बदलेगा नहीं, बदलने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन एक सावधानी पूर्वक है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मजाक में भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए फैमिली प्लानिंग रूल आना चाहिए। जनसंख्या के अनुपात को बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या का अनुपात बने रहना चाहिए। कोड बिल आना चाहिए, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, ताकि ऐसी मूर्खतापूर्ण और दम भरी बात कहने की कल्पना भी ना हो। वैसे बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं, ऐसा ख्वाब देख लिया होगा किसी ने, मगर जिसने भी कहा है उसने पूरे हिंदुस्तान को सावधान कर दिया है कि आज अगर बहुमत के विरुद्ध या बहुमत के रहते हुए भी एक अच्छा सशक्त अल्पमत इस प्रकार की कल्पना करता है, मैं नहीं मानता कि इसके मुसलमानों का कोई रोल है। मुसलमान पूरे देशभक्त है, भारत के साथ है, भारत के प्रति उनकी इज्जत है, भारत में संवेदना है। आज पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा सुखी भारत का मुसलमान है। और जिस किसी ने भी ये शैतानी भरा स्टेटमेंट दिया है उसको तो गवर्नमेंट को टेक सीरियसली करना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भविष्य में कोई ऐसी बकवास करे, ऐसी जिल्लत भरी बात कहे तो उसके खिलाफ कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।
ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि उनकी प्रतिशत बहुत कम होती है, ये हिरले विरले होते हैं जो इस प्रकार की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि बिल्ली के बाग में छींका टूटता है, छींका मिलता नहीं है। इसलिए इसको न गंभीरता से लेते हुए भी सावधानी के रूप में लेना चाहिए और उस कल्पना को जो 2047 तक की हुई है, उस कल्पना के स्वप्न को समझना चाहिए और 100% आजादी का संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि कोई को 2 का 1 रहे और कोई 2 के 3 हो जाए। मतलब एक हस्बैंड वाइफ के बीच में 1 बच्चा हो और दूसरे हस्बैंड वाइफ के बीच में 3 बच्चा हो, और वो जातिवादी तरीके से अगर बढ़ोतरी हो तो सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं फैमिली कानून अर्जेंट बने। संजय गांधी पहला ब्रिलियंट आदमी था जिसने इसके प्रति सावधान किया था देश को। उन्होंने कहा था 2 बातों के लिए, एक तो वृक्षारोपण और एक फैमिली प्लानिंग। संजय गांधी वाज ए ग्रेट इंटेलिजेंट मैन। उसने भारत की कल्पना पहले से कर ली थी। उनको 2047 का सपना नहीं आया था, मगर उनको दिख गया था कि कभी न कभी यह समस्या बन सकती है इस देश के अंदर। इसलिए फैमिली प्लानिंग जरूरी है, कर देना चाहिए। 2 बच्चों से ज्यादा किसी स्त्री को पैदा नहीं करना चाहिए। इस पर कानून बनना चाहिए। कानून को बनना ही नहीं चाहिए, सख्ती से कानून का पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यदि सरकार इस बारे में कुछ करती है तो ठीक है, अन्यथा जो दूसरा वर्ग है सनातनियों का, उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो सिंघवी साहब बात कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है, लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो बहुसंख्य वर्ग है उनका भी, यदि हम मुसलमानों की भी बात करें तो वहां भी चुनिंदा लोग आतंकवादी होते हैं, सारे मुसलमान नहीं होते हैं। लेकिन चुनिंदा इस वर्ग के सामने जो बहुसंख्य समाज है वो चुप रहता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके उदाहरण बहुत खतरनाक हैं। 70s का एक उदाहरण हम दर्शकों के सामने रखते हैं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। लेबनान में केवल और केवल 15,000 लोगों की भीड़ ने लेबनान को कब्जे में ले लिया और आम मुसलमान चुप रहा। अफगानिस्तान में अभी हाल ही 15 अगस्त को, पिछले ही साल, अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, 15 अगस्त को जिस तरह से 2.5 से 3 करोड़ अफगानियों के ऊपर 20 से 25 हजार तालिबानियों ने कब्जा कर लिया और बहुसंख्यक समाज चुप बैठा रहा, कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह से यदि हम अंग्रेजों का राज देखें तो 20,000 से ज्यादा अंग्रेज कभी भारत में नहीं रहा, लेकिन बहुसंख्यक समाज रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए 15-20 हजार की जो फौज है ये कब्जा कर लेती है। इसलिए सनातनियों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे दो ठीक है या कि फिर सरकार ठीक करे इनको। जी कंप्लीट करिए, आप क्या कह रहे थे? सुभाष जी, आप 100% बहुत करुणा सत्य बोल रहे हो, आई अप्रिशिएट। मगर मैं एक बात बता रहा हूं, इजराइल के अंदर हर आदमी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर चुका है। यह जो अग्निवीर का परीक्षण है ना, ये हर देशभक्त के पास पहुंचना चाहिए। हर देशभक्त को शस्त्र की शिक्षा लेनी चाहिए, शस्त्रास्त्र सीखना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए आत्मरक्षा का तरीका बनना चाहिए। जब कोई बड़ा समाज के सामने कोई भी दूसरा समाज आएगा तो हम उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। आज इस्लाम की रक्षा हिंदू कर रहा है, आज मुसलमानों की रक्षा हिंदुत्व कर रहा है, मुसलमानों को हमारा संविधान रक्षा दे रहा है। मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे में अगर चंद सिलसिले लोग हैं, हम इनका मुंह कैसे बंद करें। ऐसे बकवासियों को पूरे मुस्लिम समाज को मिलकर उनका मुंह बंद कर देना चाहिए और उनको सबक स्वयं उनके समाज को देना चाहिए। सरकारी और कानूनी सबक से ज्यादा उनके समाज का कर्तव्य है कि वो ऐसे बकवास करने वाले लोगों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात आपकी सही है। आइडियली बहुत अच्छी लगती है, भाषणों के लिए बहुत अच्छी बात है। नुपुर शर्मा के मामले में एक मुसलमान संगठन आगे आके सड़क पर नहीं बैठा कि भैया ये मत करो तुम लोग, आज तक कोई बयान नहीं है। बहुत दुख की बात है। तालिबान ने कब्जा किया, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, तालिबान ने कब्जा किया, वो मुस्लिम बहुसंख्यक मुस्लिम समाज भूल गया कि नुपुर शर्मा के मामले के अंदर जो घटना हुई है कितनी दर्दनाक और गलत है। यस, शब्दों के आक्रमण का गर्दन काट के जवाब नहीं दिया जाता है, विचारों की अभिव्यक्ति को हत्या करके जवाब नहीं दिया जाता है। मैं तो चाहता हूं पूरे देश का मुस्लिम समाज उद्वेलित होता, मुसलमानों के सारे नेता आकर के बोलते कि नुपुर ने जो बोला है वो गलती भी हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, स्लिप ऑफ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा कि गर्दन काटने की धमकी और बार बार धमकियों का आना। कभी किरोड़ीलाल मीणा को धमकी आती है, कभी रामनिवास किसी और मीणा को धमकी आती है, कभी किसी और हिंदू को धमकी आती है, कभी लॉरेंस की आड़ में धमकी आती है, कभी मुसलमानों की इस आतंकवादी संगठन की आड़ में धमकी आती है।
इसलिए हिंदुओं को भी अपनी आत्मरक्षा, सुरक्षा, सनातन धर्म के हिसाब से सशक्त बने रहने के लिए प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात यह है असल में कि जब कभी हम बोलते हैं कि अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमानों को अच्छा होने का परिचय देना चाहिए, खुल के आना चाहिए। जब कभी विश्व में इस तरह की कोई घटना होती है उस वक्त कहां रहते हैं लोग, ये प्रजाति है कहां आखिर। इसलिए आपने जो बात कही वो बात सही है आपका कहना। आपने जो बात कही वो मैं तो कहता हूं मुसलमानों में जो बड़े समृद्ध मुसलमान हैं उनको संगठित होकर के इन आतंकवादियों के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। भारत माता के प्रति जय जयकार की भावना होनी ही चाहिए और होती भी है। कभी हमने नहीं कहा कि मुसलमानों ने सामूहिक रूप से विद्रोह किया है, पर यह विद्रोह की चिंगारी तो है ना। ऐसी बात करना भी विद्रोह की चिंगारी है। यह कल्पना मात्र अराष्ट्रीय कल्पना है। इस कल्पना को रोकने की जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की है, उतनी ही मुस्लिम समाज की भी है। और अगर जिस दिन मुस्लिम समाज इस पर आ जाएगा कि आतंकवादियों का विरोध हमको भी सनातनियों से ज्यादा करना है, उस दिन मुसलमान सम्मानित हो जाएंगे, देश में उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका गौरव बढ़ेगा। अगर वो चुपचाप मजे लेते रहे और इन आतंकवादियों की बकवास को सुनते रहे तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं बनेगी। ये 100% सही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इतिहास गवाह है, भारत का विभाजन हुआ तब आम मुसलमान ने मुस्लिम लीगियों का साथ नहीं दिया था, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आपके सामने बन चुका। ये वही मॉब वाली, ये मॉब की मेंटेलिटी है। कुछ चंद लोगों की मॉब की मेंटेलिटी के अंदर फिर आम आदमी भी बह जाता है, वो भी चुप हो जाता है, वो डरता है, वो कहता है कि भाई मेरी जान को ये खतरा बन जाएंगे। ये बात है। लेकिन आपने ऐसा है, हर समाज को कुछ लोग ही नेतृत्व देते हैं। वो नेतृत्व सभ्य लोगों के साथ में रहता है। अगर उस नेतृत्व के अंदर रफी अहमद किदवई जैसे रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, पर उसका नेतृत्व आतंकवादियों के हाथ में चला जाए, चली नहीं अब्दुल रहमान जैसे के हाथ में चला जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है, उसके बैड रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी एक, कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा मामले गंभीर हैं आपके सामने। और जिस तरह के उदाहरण दिखाई देते हैं उसमें ये जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं ये पीछे हो जाते हैं और बुरे लोग आगे आ जाते हैं। खोटी जो मुद्रा है, जो फेक करेंसी है, वो चलने लग जाती है और असली मुद्रा पीछे रह जाती है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने जाना सुना चंद्राजी सिंघवी से किस तरह के हालचाल चल रहे हैं। और सिंघवी साहब बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी आखिरी मन की बात वो ये है जी, कि किसी भी हालत के अंदर शस्त्र और शास्त्र दोनों पर बड़े समाज को भी जिंदा रहना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है, एक की नहीं है। दोनों रहेंगे तो ये मुल्क रहेगा, तो ये देश रहेगा। फिर 2047 नहीं, 3047 तक कुछ भी नहीं होना है, न कुछ सोच रहे हैं। राइट। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।